हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड। हाँ जी बच्चों, स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो यस, पिछली क्लास में मैंने आपके साथ जीएसटी के बारे में कुछ चर्चा करी थी, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि जीएसटी का 70% सिलेबस है और कस्टम लॉ 30%। तो हम लोग पिछली क्लास में जीएसटी से स्टार्ट कर चुके हैं और हमारा जो चैप्टर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है सप्लाई। हालांकि वो बात और है कि अभी तक हमने सप्लाई की बात नहीं करी थी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया था। गुड इवनिंग, है ना? तो अब हम लोग जीएसटी की इंट्रोडक्शन सप्लाई के थ्रू, अब हम लोग सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको तो पता ही है कि जीएसटी कब लगता है दोस्तों, बताओ। जीएसटी कब लगता है? जीएसटी लगता है सप्लाई होने पर, है ना? टैक्सेबल इवेंट, आपको याद है मैंने बताया था। अगर ये इवेंट ही ना हो ना तो जीएसटी ना लगे। जीएसटी लगता है दोस्तों सप्लाई होने पर। क्या सप्लाई होने पर? या तो गुड्स की सप्लाई, या सर्विसेज की सप्लाई, या दोनों की सप्लाई। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप आज सप्लाई करते हो गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की तो जीएसटी लगता है। अच्छा, पिछली क्लास में जो मैंने डिस्कस नहीं किया था वो क्या था, वो भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर 1 मैं आपके साथ यूटी जीएसटी, सीए जीएसटी, इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। मुझे सारे बच्चे बताओ, क्या सब बच्चे जानते हैं कि सीजीएसटी का जो टैक्स है वो कौन लेवी करता है? हाँ सर, सीजीएसटी का टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना? मैं थोड़ा बुक से बता रहा हूं आपको कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या लिखा है। देखो, पहले शुरुआत में ही इन्होंने यहां पर क्लेरिफाई किया है, तो मैं वही चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि आपको पता है ना, बेसिक बेसिक बातें तो आपको पता है। सीजीएसटी में लेवी भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी की अगर आप मुझसे बात करोगे तो एसजीएसटी इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बोलो हाँ या ना, यस और नो। बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर आप बात करोगे आईजीएसटी की, आईजीएसटी विच इज ऑल्सो लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय, दोनों को दिया जाता है इक्वली टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। और आपको पता है किस स्टेट को दिया जाता है? क्योंकि जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहां पर गुड कंज्यूम होगा, जहां पर मैं कहूंगा गुड की डेस्टिनेशन होगी, उस स्टेट को क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो जहां पर गुड फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों? कंज्यूम हो जाएगा, उस स्टेट को क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू। यस और नो? तो इसलिए जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड। और मैं ये बताना चाह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलता ही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। और स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है? जिस स्टेट में गुड फाइनली कंज्यूम होगा। इज दैट क्लियर? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और एक कौन सा टैक्स है? यूटीजीएसटी। बच्चों, इट इज लेविड बाय यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। हम कौन से यूटी की बात कर रहे हैं बताओ? हम वो यूटीज की बात कर रहे हैं विच आर विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स। आपको याद है? क्योंकि जो विद स्टेट लेजिस्लेचर वाले होते हैं उनको यूटी थोड़ी ना बोला जाता है, उनको स्टेट बोला जाता है। जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और कौन सा? पुडुचेरी। ये तीन ऐसे स्टेट्स, ऐसे यूटीज हैं
जो स्टेट है जीएसटी पर्पस के लिए, क्योंकि यहां पर अपने कानून बनाने की पावर है। बोलो ये सो नो। और कुछ ऐसे यूटीज होते हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव राइट्स नहीं होते हैं, दे आर विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, हम लोगों ने और क्या पढ़ा है, तो टैक्सेबल इवेंट हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। ओके, और जीएसटी क्या होता है, कौन कलेक्ट करता है, ये बातें हमें पता है। अच्छा, ये कब लगता है ये भी हमने डिस्कस किया था, इंटर स्टेट पे लगता है, ये विद इन द स्टेट पे लगता है जब विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, ये भी विद इन द स्टेट पे लगता है। अच्छा, ये विद इन द यूटी पे लगता है जब विद इन द यूटी होता है। एक्चुअली में जब विद इन द स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जब विद इन द यूटी होता है तो सीजीएसटी और यूटीजीएस लगता है, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगता है तो आईजीएसटी लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, आईजीएसटी कब कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो, एक स्टेट से दूसरा यूटी हो, एक यूटी से दूसरा यूटी हो, एक यूटी से दूसरा स्टेट हो, या जब भी कभी कोई गुड इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट ऑफ गुड और सर्विस, इन सारी सिचुएशंस में दोस्तों आईजीएसटी लगता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब ये देखो, ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं स्टडी मैट वाली बातें दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, इसके बारे में हम पढ़ चुके, ये सारे हम लोग डिस्कस पिछली क्लास में कर चुके। ओके सर, थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में भी बताओ, चैप्टर में तो डाला हुआ है। आओ बच्चों, जीएसटी काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा जब जीएसटी आया था तो कौन कौन से जीएसटी को लेके आने के लिए अमेंडमेंट लेके आने पड़े संविधान में। अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल्स नए इंसर्ट करने पड़े? सर, आर्टिकल 246A। जी हां, आर्टिकल 246A। ये किसके लिए था दोस्तों? यस बेटा, डिस्कस हो रहा है बेटा, अभी चैप्टर की शुरुआत हुई है। अभी फिलहाल आपसे मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा, चैप्टर के एंड होने के बाद डिस्कस करूंगा बेटा। ठीक है तरुण, अब सुनो, आर्टिकल 246A किसके लिए? कि जीएसटी के लॉज बनाने हैं, पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू जीएसटी। इज दैट क्लियर? तो जीएसटी से रिलेटेड लॉज बनाने की पावर आर्टिकल 246A में यह बोला गया कि वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। बहुत ही बढ़िया। तो आर्टिकल 246A संविधान में ये अमेंडमेंट आया था। सर, संविधान में और भी तो एक आर्टिकल आया था। हाँ, और क्या नया आर्टिकल आया था? आर्टिकल 269A। कौन सा आया था? 269A। सर, ये आर्टिकल क्या था? इंटर स्टेट से रिलेटेड। अगर आज इंटर स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाना है जीएसटी का, तो वो आईजीएसटी लगेगा। ये बात कहीं लिखी होनी चाहिए, वो लिखा था आर्टिकल 269A। और दोस्तों, एक और आर्टिकल है जो आया था, और वो क्या था? एक और आर्टिकल था जो आया था, और वो आया था, मैं सीधा क्या इधर ही डाल दूं? हाँ, ऐसे ही कर देते। बताओ वो कौन सा आर्टिकल आया था? आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल, जिसमें जीएसटी काउंसिल को मेन माना गया था और बताया गया था कि भाई ये वो काउंसिल है जो डिसाइड करेगी कि क्या क्या डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल, कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं या कौन कौन सी गुड्स हैं जिनको एग्जेम्प्ट करना है फ्रॉम जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल किन चीजों पर डिसीजंस लेगी? दोस्तों बताओ, जीएसटी काउंसिल किन चीजों पर डिसीजंस लेगी? सर्विसेज या गुड्स कौन से एग्जेम्प्ट है फ्रॉम जीएसटी? आने वाले समय में कुछ भी जीएसटी में सर्विसेज एग्जेम्प्ट की जा सकती हैं। अच्छा, और क्या चीजों पे डिसीजंस लेगी जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल और क्या डिसीजंस लेगी? जीएसटी काउंसिल लेगी कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, या मैं कहूं रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल। सर, पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी कब लगेगा, ये बातें कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। याद है, पेट्रोलियम आइटम्स हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में भी। पेट्रोलियम आइटम कौन कौन सी होती हैं? पेट्रोलियम क्रूड,
पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, एयरक्राफ्ट का फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये 5 आइटम्स होती हैं जिन पर जीएसटी फ्यूचर में डिसाइड होगा जीएसटी काउंसिल के कहने पर, उसके रिकमेंडेशन पर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पेट्रोलियम आइटम पे जीएसटी के बारे में कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल बताएगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लिमिट्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। आपको याद होगा हमारे देश में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कुछ बनाई गई हैं, और वो बनाई गई हैं 11 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं? 11 स्टेट्स। ये 11 स्टेट्स को स्पेशल दर्जा दिया गया है। बताओ ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हैं? नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, और बोलो हिमाचल प्रदेश, और बोलो उत्तराखंड, है ना। इसके बाद बोलो असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। याद है कि नहीं याद है? इन 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला गया। अब उनके लिए भी लिमिट्स की पावर किनको है? इसी को है। कौन? जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेगी कि इन 11 स्टेट्स के साथ क्या करना है। मतलब 11 स्टेट्स के लिए लिमिट क्या रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। बड़ी सिंपल सी बात है। आप ना इसको कैसे याद करो, आप इंडिया का नक्शा, ये देखो नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। आप नॉर्थ याद करो और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ये 11 स्टेट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी काउंसिल को बताया गया कि आप लोगों ने लिमिट डिसाइड करनी है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट होगी, कॉम्पोजिशन स्कीम में कुछ चेंजेस करने हैं तो इनके लिए, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई लिमिट में चेंजेस करने हैं तो ये वो पावर दी गई है जीएसटी काउंसिल को। इज दैट क्लियर एवरीवन? जीएसटी काउंसिल को और क्या पावर दी गई? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि भाई कल को कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे कराया जाएगा, जीएसटी काउंसिल आके हमें बताए। तो जीएसटी काउंसिल ने कानून बनाया है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, तो वो उसी से रिलेटेड चेंजेस भी कर सकती है। तो जीएसटी काउंसिल टैक्स रेट्स भी बता सकती है, नए टैक्स रेट्स, न्यू टैक्स रेट्स। लिखते जाओ, ये वो पावर्स हैं जो ये काम करते हैं। टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशन लिख दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट लिख दी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिख दिया, और मैंने और भी तो लिखा अभी मैंने और भी तो लिखा। वो क्या लिखा? स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड सारी पावर इनके पास है, और पेट्रोलियम आइटम से रिलेटेड सारी पावर इनके हाथ में। तो ये वो पावर्स हैं जो जीएसटी काउंसिल ने निभानी है। ओके, तो जीएसटी काउंसिल क्या क्या करेगी समझ में आई। अब जीएसटी काउंसिल में है कौन? अच्छा, ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए दोस्तों तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मैं आज आपको पिछला आईडीटी का पार्ट 1 और आईडीटी का पार्ट 2 दोनों ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे डीटी का, तो डीटी का भी इसी तरीके से आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम लिंक में आपको डीटी के नोट्स भी देता रहूंगा। सो टेलीग्राम में आना है, वहीं पर जुड़ना है, वहीं पर मैं आपको क्लासेस के लिंक भी दूंगा, अपडेट्स दूंगा, फाइनल से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। अब सुनो, फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल समझ में आया। अब और क्या समझना था सर? आर्टिकल 279 ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे रहा है क्या कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करो। तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया। बताओ कौन सी तारीख को कॉन्स्टिट्यूट किया? 15 सितंबर 2016। ये सुनहरी डेट, ये बात याद रहे। टेलीग्राम बंद हो बंद हो गया मतलब कैसी कैसी बातें करते हो? बंद हो गया?
बंद नहीं हुआ बेटा, ओपन है टेलीग्राम। अच्छा, 15 सितंबर 2016 को आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल बनाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ने इसको इफेक्टिव कर दिया था, ठीक है। अच्छा, द जीएसटी काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ, कौन होगा जीएसटी काउंसिल में। अब आगे जीएसटी काउंसिल की जब चर्चा हो ही रही है तो जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कौन होगा। तो जीएसटी काउंसिल में दोस्तों हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, है ना, और वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी, ये चेयरमैन होंगी जीएसटी काउंसिल की। अब तुम बोलोगे सर हमेशा रहेंगी, जो भी करंटली फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना करंट, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे जीएसटी काउंसिल के। तो अभी तक पिछले 5 सालों से और छठे साल में, मतलब आज वाला साल, ये वाला जो साल चल रहा है, इसमें जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर है। अच्छा कोई बात नहीं, तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन, ओके। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एज अ मेंबर, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स और स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर्स और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लिखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी एक मेंबर है स्टेट, जो फाइनेंस का चार्ज में है, जो फाइनेंस का सारा काम ध्यान देता है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये भी वन ऑफ द मेंबर है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो सारे स्टेट्स, एवरी स्टेट, हर स्टेट में से जो टैक्सेशन का मिनिस्टर है, टैक्सेशन का काम देखता है या फिर रेवेन्यू का काम देखता है, ठीक है, वो पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा हर स्टेट के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय एवरी स्टेट, है ना, और वो भी क्या बन जाएंगे, मेंबर। क्या मेरी बात समझ में आई। तो बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होंगे जीएसटी काउंसिल के। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके मेंबर होंगे। अच्छा, इसके अलावा मेंबर कौन होंगे बताओ, इसके अलावा मेंबर होंगे हर स्टेट के टैक्सेशन के जो मिनिस्टर है या रेवेन्यू मिनिस्टर है, नॉमिनेट किया जाएगा इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इज दैट क्लियर। द जीएसटी काउंसिल शेल इलेक्ट वन ऑफ देम, इनमें से एक पर्सन को वाइस चेयरपर्सन भी बनाया जाएगा, ठीक है जी। द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसिल वुड इंश्योर द हार्मोनाइजेशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये काउंसिल इस तरीके से बनाया गया है कि क्या हो, यहां पर ये तो मेंबर्स की बात हो गई, ये तो सारे के सारे कौन है, मेंबर्स। अब जीएसटी काउंसिल के अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो कोई भी अगर डिसीजन होता है तो वो कैसे होता है जीएसटी काउंसिल में। तो एक तो हो गए मेंबर्स, एक हो गया जीएसटी काउंसिल कैसे डिसाइड करती होगी कोई भी डिसीजन लेना है तो, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर डाल दिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर है, क्योंकि इन्होंने एक मेंबर डाल दिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर है। बट इधर देखा जाए तो ये सारे स्टेट के, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, उन सारे स्टेट्स में से एक एक मेंबर दिया गया, ताकि सेंट्रल और स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन बना रखे, कोई भी ऐसी चीज ना लगे कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जा रही, सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का फायदा होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में। अब अगर डिसीजन मेकिंग की बात करोगे दोस्तों, तो ये है वोटिंग राइट्स। कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर है ना, उनको वेटेज दी गई है, वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट, ऑफ 1/3 ऑफ वोट कास्ट। यानी 1/3 का मतलब क्या हो गया, 33% राइट तो इन्हीं का ही हो गया,
और अगर हम बात करें सारे स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर मिला के, सारों का मिला के, जी हां सबका मिला के वेटेज क्या दी गई है? वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। 2/3। क्या मेरी बात समझ में आई? 2/3 का मतलब कितना हुआ? 67% कह दूं क्या? 66.66 यानी 67%। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों आपको बोला जाता है जब भी कभी कोई डिसीजन होगा, आपको डिसीजन तभी माना जाएगा जब 3/4 ठीक है मेजॉरिटी मेंबर्स एग्री करेंगे। अब ये 3/4 का मतलब हो गया 75% वोटिंग। 75% वोटिंग, जो 75% वोटिंग है, अगर वो आपके डिसीजन में लिया गया तो ऐसे केस में वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल का एक्सेप्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ये रही, निर्मला मैडम, ये अकेली कहती है कि नहीं जी, मैं किसी भी काम में एक डिसीजन है जिसमें काम में डिसीजन यस बोला है, और ऑल स्टेट्स, जो कि पॉसिबल नहीं है कि सारी स्टेट्स एक साथ खड़ी हो गई और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं डिसीजन यस। मान लेते हैं ज्यूमिंग दैट सारी स्टेट्स जो है उनका आंसर नो है उस डिसीजन के लिए, तो क्या होगा ऐसे केस में? कोई डिसीजन मेकिंग हो पाएगी? बताओ दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी का अकेले दम पे, अकेले नहीं वो दो मेंबर मिला के, उनकी टोटल वेटेज कितनी है? 1/3। समझ गए मेरी बात? यानी अगर उनका यस है तो कह सकते हो 33% तो इनका यस ही हो गया वेटेज में। अब अगर ये नो कह रहे तो अगर सारे मिल जाए, जो कि चांसेस बड़े कम है, बट अगर सारे मिल गए तो 67% नो हो गए, तो ऐसे केस में कोई डिसीजन ही नहीं निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? कोई डिसीजन ही नहीं निकलेगा, कोई डिसीजन नहीं निकलेगा। डिसीजन कब निकलेगा? जब 3/4 लोग 75% वेटेज एक आंसर के हक में हो। आओ दोस्तों, कैसे हो सकता है ये? आओ एक और एग्जांपल समझते हैं। निर्मला सीतारमण जी, निर्मला मैडम कहती हैं कि मैं नया टैक्स रेट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं, न्यू टैक्स रेट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेंबर है, याद है कि नहीं याद? जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट की मेंबर है। न्यू टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला कि अब से नया टैक्स रेट इंट्रोड्यूस होगा 25% का सीजीएसटी का रेट, एक नया रेट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस डिसीजन के हक में निर्मला सीतारमण जी तो बोलती हैं कि यस, साथ में और भी कुछ मेंबर्स हैं स्टेट के, जो करीब करीब 10 मेंबर्स कह लो, कहते हैं कि सर मैडम हम एग्री करते हैं आपके साथ, बट इसमें से मान लो 15 मेंबर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं मैडम ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे केस में क्या होगा? इनकी अकेले की वोटिंग कितनी है? 1/3 मतलब 33%, तो ये हो गया। अब टोटल इनका मिला के टोटल कितनी वेटेज है? 2/3 है ना, टोटल मिला के। तो मुझे बताओ, अगर मैं 10 मेंबर्स हैं तो क्या मैं 2/3 के 2 हिस्से कर दूं? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25, नहीं 2/3 नहीं, 2/3 की वेटेज है ना, 2/3 को मैं क्या कह सकता हूं? 67%। तो क्या मैं कह सकता हूं 67% में से 10/25 लोग यस कह रहे हैं और 67% में से 15/25 लोग नो कह रहे हैं? तो क्या मैं ये वेटेज निकाल सकता हूं? बताना। 67 का 10/25 ये आ जाएगा 27%, लगभग 27%। और अगर आप करोगे 67 डिवाइड इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25 तो ये आ गया 40% लोग नो कहते हैं। ऐसे केस में भी डिसीजन नहीं निकलेगा। बताओ कैसे?
27 इसके अंदर जोड़ दो 33 के अंदर, तो भी 60% लोगों का यस हुआ। मेरी बात समझ में आई? ऐसे वेटेज होगी, ऐसे वोटिंग होगी। इसका मतलब है और 2 3 4 लोगों को मनाना पड़ेगा और वो मान गए, तब जाके डिसीजन निकल आएगा पूरे के पूरे काउंसिल का। तो ऐसे डिसीजन होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये आपके साथ बिल्कुल नया बता रहा हूं, इंटरमीडिएट में ऐसे नहीं बताता हूं, फाइनल के अंदर मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड एवरीवन? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। तो स्टेट के टोटल 25 मेंबर थे, मान लो 10 ने बोल दिया यस, तो मैंने 10 की परसेंटेज निकाल ली। अब 2/3 मतलब 67%, 67% में से 10/25 लोग यानी 27% अप्रोक्सीमेटली जो है वो कहते हैं कि नहीं जी सर हम मैडम के साथ हैं, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, और नो कहते हैं 15 मेंबर। तो 15 मेंबर के हिसाब से परसेंटेज हटा दो। क्या ये बात समझ में आई? इस तरीके से, और फिर वेटिंग चेक करो। अच्छा, वो वेटेज एटलीस्ट किसी भी डिसीजन के हक में कितना होना चाहिए? 3/4। 3/4 मतलब 75%। अगर ये किसी तरीके से 75 पे पहुंच गया तो आंसर यस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर यस हो जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बड़ी प्रैक्टिकल पिक्चर मैंने आपको दे दी है। अच्छा, अब सर और बताओ, जीएसटी काउंसिल तो हो गया, अब बेटा आ जाते हैं सप्लाई के टॉपिक पे। तो आप लोग तो जानते ही हो सप्लाई सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, हाँ या ना? सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर्ड है सप्लाई सेक्शन। और दोस्तों अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 7 की, तो वो कुछ बातें बोलता है। क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स all the forms of supply, all the forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, license, lease, rental और disposal of गुड्स और सर्विसेज। क्या ये बात समझ में आई? तो सप्लाई करें सारे तरह के फॉर्म्स ऑफ सप्लाई और सप्लाई, जैसे कि सप्लाई में सेल भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, बार्टर सिस्टम भी आता है, ट्रांसफर भी आता है, लाइसेंस भी आता है, लीज भी आता है, रेंटल भी आता है और डिस्पोजल भी आता है। और भी कुछ आ सकता है बिकॉज सच एज वर्ड लिखा गया। अब देखो मैं आपको पूरी गहराई पे लेके जाऊंगा, पूरे सेक्शन नंबर 7 में पूरी गहराई बतानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। इतना क्लियर? सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब क्या है? मैं गुड को बेच रहा हूं, बदले में क्या ले रहा हूं? कंसिडरेशन। दैट इज कॉल्ड सेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्सचेंज में क्या होता है? तो एक्सचेंज में क्या होता है? तो सेल तो समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, अभी पूरी की पूरी डेफिनेशन पहले पूरी लिख दूं क्या? हाँ, 7(1) है सर, पूरा लिख दो। मैं पूरा लिख देता हूं। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल of good or services for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल और फॉर सर्विस और गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। बदले में क्या? कंसिडरेशन होना जरूरी है। बाय अ पर्सन और बिजनेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बिजनेस। अब इन सारी बातों से हमें कुछ बातें निकल के आती हैं, और वो क्या मेन बात है जो निकल के आती है बताओ? इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। नंबर 1, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की? सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। ओके, गुड और सर्विस होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। नंबर 3, और क्या निकल के आता है? सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बिजनेस होना जरूरी है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, रेलिंक्विशमेंट इसमें नहीं आता बेटा। तू कहां कैपिटल गेन बच्चा जोड़ रहा है इसके अंदर? क्या बोले इसको बच्चे को, बताओ आयुष। कैपिटल गेन गुजेड़ दिया बीच में। कैपिटल गेन की डेफिनेशन में, ट्रांसफर की डेफिनेशन में पढ़ा था वो जो तू कह रहा है, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, होता है। और रेलिंक्विश भी, गिव अप करना भी कवर किया जा सकता है, क्योंकि ये एग्जांपल है, सचेज है। सचेज में और भी चीजें आ सकती हैं। हमने 8 पॉइंट लिखे जो लॉ में लिखे हुए। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस होना जरूरी है। कोई बात नहीं, हो जाता है। नेक्स्ट, इससे ये पता चलता है कि तुम पढ़ते तो हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से पॉइंट निकल आता है, इसका मतलब है तुम पढ़ते तो हो। बस ऐसे ही साथ साथ अगर कमेंट चलते रहेंगे ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। हाँ, फालतू की बातें ना बोलकर ऐसी बातें बोली जाए। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सप्लाई बिजनेस होना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, गुड्स और सर्विस होनी जरूरी है। ओके, सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। लो जी लो, टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। बताओ क्या होना जरूरी है? टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, ओके। पॉइंट नंबर 5, सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई। यह भी बहुत जरूरी है। सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई। नंबर 6, नींद में, अबे तेरी ऐसी की तैसी, नींद में है। सप्लाई शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी। सारे बच्चे नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करेंगे। सप्लाई को, सप्लाई पर जीएसटी तब लगेगा जब ये 6 बातें पूरी होंगी। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे होंगे। बताओ क्या? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नंबर 1, सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। नंबर 3, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 4, सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ओके। नंबर 5, सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई एग्जेम्प्ट भी होती हैं। और सप्लाई शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी, तभी जीएसटी लगेगा अगर सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है। क्योंकि इंडिया से बाहर जाके सप्लाई करोगे तो जीएसटी थोड़ी ना लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो यही बात मैंने आपके साथ डिस्कस करी है एज पर सेक्शन 7(1), ये सब चीजें है कि नहीं? अब सर, क्या हमें यह भी पढ़ना होगा जो आप बताने वाले हो? देखो, सप्लाई में हमें सप्लाई की डेफिनेशन तो पढ़नी है ना। अब उसके अंदर स्टडी नोट 2 के अंदर सब कुछ आएगा, तो मैं आपको एक एक करके सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो।
जब मैं बात कर रहा हूं सेल की, तो सेल क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट इज सेल? सर सेल का मतलब बड़ा सिंपल सी बात है कि एक बंदे ने, ये रहा मिस्टर एक्स, इसने मिस्टर वाई को गुड्स बेचे। बोलो बेचे? जी हां बेचे। क्या सबूत है गुड्स बेचे? मान लो पेन्स बेचे हैं, पेन्स, और एक पेन 10 रुपए का है, इसने 100 पेन बेच दिए, कितने रुपए के? 1000 रुपीज के। क्या 1000 रुपीज मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को दे रहा है? यस, कंसिडरेशन दे रहा है। जब मिस्टर वाई जो कि बायर है, अगर वो कंसिडरेशन दे रहा है, तो ऐसे केस में दोस्तों हम इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। बस, ओके। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ सर व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास मेरे पास टाटा की गाड़ी है, टाटा नेक्सॉन, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, और ये गाड़ी मेरे पास है, और मैंने क्या किया, मैंने टाटा वाले शोरूम में गया और इनको बोला कि मुझे एक नई टाटा सफारी दे दो, न्यू वाली टाटा सफारी दे दो। समझ में आई? तो टाटा नेक्सॉन, टाटा सफारी है, मान लेते हैं 18 लाख की। कितने की है? 18 लाख रुपए की। टाटा नेक्सॉन की इन्होंने वैल्यू लगाई, कहते हैं भाई साहब हम आपको 6 लाख देंगे। कितने देंगे? 6 लाख। तो मुझे बताओ, इसको मैं जब टाटा शोरूम को दूंगा, तो इसकी एक्सचेंज में मैं सफारी ले रहा हूं, तो मैं शोरूम को कितने रुपए कैश दूंगा? बताओ कितने रुपए कैश दूंगा? मैं कैश दूंगा 12 लाख रुपए, और साथ में क्या दे दी? नेक्सॉन एक्सचेंज कर ली, सफारी के बदले में 12 लाख रुपए दे दिए। तो बताओ दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। इसी को एक्सचेंज बोलते हैं, इसी को एक्सचेंज बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? लिखते जाओ सब कुछ, इसको एक्सचेंज बोलते हैं। अच्छा, एक हो गया सेल, एक हो गया एक्सचेंज। नेक्स्ट बताओ सर बार्टर। बार्टर सिस्टम तो समझते हो? बार्टर सिस्टम तो समझते हो कि नहीं? आप मान लेते हैं आपका मोबाइल फोन की शॉप है, सिंपल, आपकी एक मोबाइल फोन की शॉप है, ठीक है, मोबाइल की शॉप है, और आप मुझसे सीएमए की क्लासेस लेना चाहते हो, ठीक है, मैं टीचर हूं, आप मुझसे सीएमए की क्लासेस लेना चाहते हो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एज अ टीचर क्लासेस दे देता हूं। मैंने कहा भाई साहब देखो, आपको मैं डीटीवी पढ़ा रहा हूं, आईडीटीवी पढ़ा रहा हूं, और भी सब्जेक्ट के टीचर्स, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी यहां पर। मैंने आपसे बोल दिया कि आप मुझे 60,000 रुपीज दे देना, ठीक है। कितने दे देना? 60,000 रुपीज। ओके, अब बताओ, मोबाइल शॉप 60,000 रुपीज आपसे मैंने बोला आपको देने के लिए, तो आप मुझे 60,000 दोगे कि ना? हाँ, तो मैंने आपको बोला 60,000 देने के लिए, आप 60,000 देने के लिए रेडी हो गए। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस। अगर आप 60,000 की जगह पर मैंने आपको, इनफैक्ट मोबाइल शॉप वाले जो स्टूडेंट है, इसने बोला सर एक काम करता हूं ना, आपका फोन बहुत पुराना हो गया, मुझसे आईफोन ले लो, नया वाला दिलवाता हूं आपको। बताओ, आईफोन ले देता हूं मैं आपको। तो उसने 60,000 रुपए के लगभग का आईफोन दिलवा दिया मुझे। दोस्तों, क्या सर्विस मैंने दी, बदले में आईफोन ले लिया। इसको क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। तो जब टीचर एक स्टूडेंट को मोबाइल वो सर्विस दे रहा है, बदले में उससे मोबाइल ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, एंड दिस इज ऑल्सो सप्लाई। इस पर भी जीएसटी लगता है, तो भाई कहीं भी ये मत सोचना कि इस पर जीएसटी नहीं लगता, इस पर भी जीएसटी है। तो सेल, एक्सचेंज, बार्टर, और क्या लिखा है बताओ? ट्रांसफर। आओ जरा ट्रांसफर की डेफिनेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं।
सर व्हाट इज ट्रांसफर? बेटा देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आज मेरे पास दिल्ली में एक ब्रांच है और एक ब्रांच मेरी राजस्थान में, मेरी दो ब्रांचेस है, एक दिल्ली में और एक राजस्थान में। मैंने दिल्ली वाली ब्रांच से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिए, कहां पे? राजस्थान में। मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर कहां किए? दिल्ली वाली ब्रांच में, बट यहां से गुड्स को क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया कहां पे? राजस्थान वाली ब्रांच को। और राजस्थान वाली ब्रांच आगे क्या करेगी? गुड्स को बेचेगी, सेल ऑफ गुड्स, आगे बेच देगी। दोस्तों गवर्नमेंट ने पता क्या बोल दिया? ये गवर्नमेंट का बड़ा जबरदस्त चालाकी वाला पॉइंट था, ट्रांसफर को भी सप्लाई बोला गया। जब आप एक स्टॉक को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में सप्लाई करते हो ना, जब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाता है, इसको भी सप्लाई बोलते हैं। हम लोग सप्लाई तो पढ़ रहे हैं, सप्लाई कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं? सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, ये भी सप्लाई है। क्या ये बात समझ में आ गई? और क्या हो सकता है? लाइसेंस देना। क्या देना? लाइसेंस देना। चलो एक एग्जांपल समझते हैं लाइसेंस का। आप केमिस्ट की शॉप खोलना चाहते हो, क्या खोलना चाहते हो? केमिस्ट की शॉप खोलना चाहते हो, आपको लाइसेंस लेना है। केमिस्ट की शॉप खोलनी है, आपको लाइसेंस लेना है। आपको पता है ना, केमिस्ट की शॉप बिना ड्रग लाइसेंस के आप नहीं ले सकते, काम खोल सकते, पता है आपको ये बात? तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ड्रग लाइसेंस। ऐसे केस में आप गए गवर्नमेंट के पास और आपने उनको बोला कि मुझे लाइसेंस दे दो। गवर्नमेंट ने क्या बोला? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? बदले में क्या लगेंगे? पैसे। 20 लाख रुपए लगेंगे, एग्जाम्पल है, 20 लाख रुपए लगेंगे। अब बताओ, गवर्नमेंट जब बिल बनाएगा लाइसेंस के चार्जेस के, तो 20 लाख रुपए पर जीएसटी लगाएगा कि नहीं? बिल्कुल लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? लाइसेंस देना इज राइट टू यूज, सर्विस ही तो दे रहा हूं मैं आपको मैं राइट दे रहा हूं कि आप उसको यूज कर सकते हो या आप केमिस्ट का काम खोल सकते हो। अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस देना, एंड दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। बोलो यस और नो? सो लाइसेंस देना इज अ सर्विस, और गवर्नमेंट ने कहा यह भी सप्लाई है। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? सर लाइसेंस समझ में आया। लीज क्या होता है? लीज, लीज क्या होता है? अब देखो लीज क्या होता है। लीज में एक कंपनी है, मान लो एग्जाम्पल में ले लेता हूं डीएलएफ का। या फिर मैं डीएलएफ नहीं, यूनिटी वन एक ग्रुप है, यूनिटी वन। ये लोग ऐसा करते हैं, यूनिटी वन ना, तो मुझे लाइव एग्जांपल याद आ गया। लाइव यूनिटी वन ये एक ग्रुप है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डीएमआरसी वालों से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से लैंड ले ली, लीज पर, यूनिटी वन ने। और यूनिटी वन ने क्या बोला कि हम उस लैंड लीज पर क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिल्डिंग, मॉल टाइप बनाएंगे, मॉल टाइप, और उसमें बहुत सारी दुकानें बनाएंगे। अब ऑब्वियसली डीएमआरसी इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है? तो मान लो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का पास कोई लैंड थी, भाई मेट्रो के एरिया के साथ पूरी बहुत बड़ी लैंड थी। उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है जी, आपको हम लोग लीज पर देते हैं, हमारी टेंशन नहीं है, आप वहां पर क्या करते हो। तो यूनिटी वन कंपनी और डीएमआरसी का क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया कि हम आपको 50 सालों के लिए, 50 इयर्स के लिए लीज पर दे रहे हैं। डीएमआरसी आपको, यूनिटी वन को 50 इयर्स के लिए लीज पर दे रहा है, और इसके लिए आपको देने हैं मान लो 100 करोड़ रुपीस। कितने रुपए देने? 50 सालों के लिए हम आपको लीज पर दे रहे हैं, यानी 50 सालों तक हम आपके कामों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे।
तो यूनिटी वन ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 50 सालों के लिए लीज पर ले लिया और 100 करोड़ रुपए का देने की कमिटमेंट हो गई। टाइमिंग में लिख दिया कि कैसे कैसे पेमेंट देनी है। अब मॉल बनेगा तो उसमें शॉप्स खुलेंगी, शॉप से सारी इनकम कौन रिसीव करेगा? यूनिटी वन, या वो शॉप्स को बेच देगा, जो भी वो करे, रेंट पे दे, जैसे भी करे। तो वो अगर मॉल के राइट्स 50 सालों तक अपने पास रखता है तो उससे जो रेवेन्यू कमाएगा वो यूनिटी वन कमाएगा। तो पॉइंट इज, लीज पर देनी बात समझ में आई। जनरली लीज जो होता है वो ज्यादा टाइम के लिए होता है, रेंट जो होता है वो कम टाइम के लिए होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर कंपनी ने लीज पर दे दिया यूनिटी वन को, तो यूनिटी वन ने आगे क्या किया? बिल्डिंग बनाई, मॉल बनाया, और मॉल बना के लोगों से इनकम कमा रहा है। पॉइंट इज कि वो जो उन्होंने आपको लीज एग्रीमेंट किया, दैट इज ऑल्सो राइट टू यूज दैट लैंड। आपको डीएमआरसी ने अलाउ किया कि आप यहां पर अपना काम कर सकते हो, और जनरली ये ज्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, लीज। अच्छा, इसके अलावा रेंटल समझते हैं सारे? जी हाँ, रेंटल वर्ड तो आप समझते ही होंगे। जनरली कम टाइम के लिए होता है, 1 साल, 11 महीने सुना तो आपने होगा, 11 महीने या 3 साल के लिए मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एसेट है, आप एसेट के क्या हो? ओनर हो, और वो एसेट ओनर ने क्या किया? उस एसेट को रेंट पे दे दिया। किस पे दे दिया? रेंट पे। किसको दे दिया रेंट पे? टेनेंट को। इसको टेनेंट बोलेंगे। अब एसेट में प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एसेट में गाड़ी भी हो सकती है, एसेट में कोई भी चीज हो सकती है, तो रेंट पे दे दिया। और ये क्या है? अलाउइंग द पर्सन कि तू इस प्रॉपर्टी को या इस एसेट को यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो रेंट पे देना, रेंट एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ सप्लाई। ओके, लास्ट में क्या वर्ड लिखा गया? डिस्पोजल। डिस्पोजल का क्या मतलब हुआ? डिस्पोजल का क्या मतलब हुआ? डिस्पोजल का मतलब हुआ कि मैं गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। डिस्पोज ऑफ मतलब स्क्रैप, बंद कर रहा हूं यार, बंद कर रहा हूं, कंपनी बंद कर रहा हूं, बेकार है, एसेट्स को बेच दिए। अब जब कंपनी बंद की जाती है तब एसेट को सेल नहीं किया जाता है, तब डिस्पोज किया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिस्पोजल और सेल में एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या? जब कंपनी बंद कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त पैसे की ज्यादा भूल भाव नहीं लगाते, कह रहे जो आ रहा है ठीक है यार, कोई बात नहीं। समझ रहे हो? स्क्रैप की तरह, कबाड़ी की तरह, दे यार दे, पैसे आने दे जो आ रहा है। नहीं समझ रहे भाई? एक कंपनी है, कंपनी ने काम बंद करना है। अब बंद करने के बाद एसेट्स का कितने का सेल होता है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा उसको। हाँ, अगर कंपनी चल रही होती, बीच में से चलते चलते ही कोई एसेट बेच रहा है, तब वो मोल भाव करेगा। बोलो यस और नो? तो डिस्पोजल वर्ड कब यूज किया जाता है? जब कोई बिजनेस क्या हो रहा है? वाइंड अप। वाइंड अप हो रहा है, बिजनेस वाइंड अप हो रहा है। और ऐसे वाइंड अप वाली सिचुएशन में जितने भी एसेट्स हैं, ये जितने भी एसेट्स हैं, इनको क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है। जो आ रहा है आने दो। क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये अलग अलग सप्लाई है, ये पता होना जरूरी है। अब इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए? सर गुड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सर वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। हाँ, तुम तो धुरंधर हो, इंटरमीडिएट में सब कुछ पढ़ा है, बट क्या याद है सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट? याद है कि नहीं याद है? राइट डाउन। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities. So goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claims
growing crops, grass and things attached to or forming part of land, things attached to or forming part of land which are agreed to be severed either before a contract or under a contract. जी हां, गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़नी जरूरी है. सो गुड्स क्या होते हैं आपने पढ़ा हुआ है ना, बताओ. हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है. तो बताओ बिल्डिंग गुड है क्या? बिल्डिंग गुड नहीं है. बिल्डिंग गुड नहीं है. गुड्स वो है जो मूवेबल है. ठीक है, ये मूवेबल है. एसी का रिमोट, कैलकुलेटर मूवेबल, मोबाइल फोन मूवेबल, ये मूवेबल है. मूव कर सकते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह. इज अ गुड्स. गवर्नमेंट कह रहा है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स. मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स. एक्शनेबल क्लेम्स दोस्तों, व्हाट आर एक्शनेबल क्लेम्स? ऐसे क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं बताओ? एक्शनेबल क्लेम्स वो होते हैं ऐसे क्लेम्स जो कि, पहली बात, अनसिक्योर्ड डेट होता है. क्या होता है ये? अनसिक्योर्ड डेट, जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती. एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया और अगर मैंने सिक्योरिटी नहीं दी, कोई सिक्योरिटी नहीं दी, बस लोन ले लिया, तो ऐसे क्लेम को कल को अगर मैंने पैसे ना दिए हो तो क्या करेगा? बैंक मेरे ऊपर केस करेगा, एक्शन लेगा. दैट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम. तो ऐसे डेट जहां पे सिक्योरिटी नहीं होती उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम. क्योंकि अगर सिक्योरिटी होती तो भाई साहब बैंक को कोई एक्शन लेने की क्या जरूरत होती? सिक्योरिटी बेचता, पैसा रिकवर करता, जो अपना अमाउंट सारा लोन है वो सारा रिकवर कर लेता. हाँ या ना? सो एक्शनेबल क्लेम किसको कहा जाता है? ऐसा क्लेम जो कि एक अनसिक्योर्ड डेट का क्लेम है. इज दैट क्लियर एवरीवन? अनसिक्योर्ड, उसी को हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं. जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हो, लॉटरी टिकट, ये एक एक्शनेबल क्लेम है दोस्तों. लॉटरी टिकट एक एक्शनेबल क्लेम है. आज गवर्नमेंट ने लॉटरी निकाली हुई है, गवर्नमेंट ने लीगल, और वो लॉटरी आपकी लग जाती है. कल को गवर्नमेंट मुकर जाती है, नहीं जी नहीं, कोई लॉटरी नहीं लगी. अब क्या होगा? क्या आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो? यस. ऐसे क्लेम्स को हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे ही क्लेम्स को हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं. लॉटरी की टिकट आपकी लग गई थी, आपको पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिले तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो. आपके पास क्या होगा? सबूत. लॉटरी की टिकट, ये सबूत है. बोलो यस और नो. समझ में आया? ऐसे ही ना, एफडी की रिसीट, आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा है बैंक में, और आपको रिसीट दे दी गई है कि 5 साल बाद आना, अपने पैसे ले जाना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. तो एफडी करा रखी थी. अब क्या हुआ? एफडी कराने के बाद 5 साल बीत गए. 5 साल बाद जब पहुंचे, बैंक ने मना कर दिया, क्या ऐसे कोई एफडी है ही नहीं. मैंने कहा मैं केस कर दूंगा, तो बैंक ने कहा कर दे भाई. मैं केस कर दिया. ऐसे क्लेम्स को एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, जिन पे सिक्योरिटी नहीं होती. अगर उन्होंने मुझे कोई सिक्योरिटी दी होती तो मैं सिक्योरिटी को क्या कर देता? बेच देता. क्या मेरी बात समझ में आई? सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड. क्या मेरी बात समझ में आ गई लॉजिकली? सो एक्शनेबल क्लेम समझ में आया. ग्रोइंग क्रॉप्स, उगते हुए क्रॉप्स, क्रॉप्स अभी बन रहे हैं, फूड आइटम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, उनको भी अगर बेच दिया जाए वो भी गुड्स है. लेकिन ना, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, घास, घास भी गुड्स है.
और कोई भी ऐसी चीज जिसको लैंड के साथ अटैच किया हुआ है या लैंड के साथ वो फॉर्म्ड अप है, विच आर एग्रीड टू बी सिवेड। नाउ व्हाट इज सिवेड? सिवेड का मतलब होता है सेपरेट करना। सिवेड का मतलब होता है सेपरेट करना। अगर मैं कोई भी ऐसी चीज है जिसको मैंने मशीन है लैंड में इंस्टॉल कर दी, उसको लैंड में गाड़ दिया उसको, बट उसको मैं सिवेड कर सकता हूं। सिवेड मतलब सेपरेट कर सकता हूं लैंड से, और वो टूटेगा नहीं। अगर वो टूटेगा नहीं, मशीनरी खराब नहीं होगी और उसको मैं सिवेड कर सकता हूं, तो दोस्तों वो गुड है। पर अगर ऐसी कोई मशीन है जिसको मैंने इंस्टॉल कर दिया और वो उसको लगा दिया और अब उसको हटाने के लिए मुझे उसको तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो मशीन गुड नहीं है दोस्तों, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या मेरी बात समझ में? ऐसे तो बिल्डिंग के मटेरियल को भी आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे। कैसे? बिल्डिंग को तोड़ दो, तोड़ने के बाद सामान तो इकट्ठा हो ही जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। ऐसे थोड़ी ना कोई इमूवेबल बन जाएगा, नहीं, ये इमूवेबल है। तोड़ना पड़ जाए तो वो इमूवेबल है, तोड़ने की जरूरत ना हो। आप एक जगह से उठाया और उसको दूसरी जगह लेकर जा सकते हो विदाउट एनी क्या कहते हैं, कोई उसके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एफिशिएंसी सही खराब नहीं होती, आउटपुट वैसे ही रहता जैसे पहले था। तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सो विच आर एग्रीड टू बी सिवेड आइदर बिफोर सप्लाई, लिख लो, बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। मतलब चाहे वो सप्लाई से पहले, चाहे वो सप्लाई के अंडर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात मेंशन की गई है, आपने मशीन उखाड़ के लेकर जाना है, दूसरी जगह पे डिलीवर करना है, तो मशीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको सेवेड कर सकते हो लैंड से, तो ठीक है, ऐसे केस में हम उसको गुड बोलेंगे, वरना गुड नहीं बोलेंगे अगर वो रिमूव ही नहीं हो सकता वहां से। क्या मेरी बात समझ में? सो गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स क्या? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed either before supply और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। क्या मेरी बात समझ में आई? बिफोर सप्लाई, या तो सप्लाई से पहले पहले उसको अलग कर दिया, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई की वजह से उसको अलग कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दैट्स इट। तो दोस्तों, आपको आज मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्या ये जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने, आज आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है? आप लोग पढ़ चुके हो। आज मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया? आज मैंने आपके साथ, एक तो ये तो टैक्सेबल इवेंट, इसके बारे में आप पहले से जानते थे। जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस किया, मेन मुद्दा ये था। इसके अलावा मैंने आपके साथ सप्लाई के बारे में चर्चा करी है, सप्लाई क्या होता है, ये सब बातें मुझे बतानी थी। और उसके अंदर मैंने अभी आपके साथ गुड्स की डेफिनेशन डिस्कस करी है। ये सब आपकी बुक के अंदर है। आपके अगर आप स्टडी मैट देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये तो 1.1 तो कुछ भी नहीं है, 1.2 के अंदर सब कुछ है। ये देखो, सेल की डेफिनेशन है, ठीक है, फिर एक्सचेंज, बार्टर। अब ये एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। ये सब वन ऑफ द एग्जांपल हर टॉपिक से रिलेटेड दिए हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? हम इसके अंदर और भी चर्चा करेंगे। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगली क्लास मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।